हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 मत बांधो। तो ये चैप्टर जो है आपका सपनों से रिलेटेड है कि जैसे हम सपने देखते हैं तो उन्हें बांध के नहीं, उन्हें खुला छोड़ देना है और उनके लिए प्रयास करना है। तो ये सब है, पढ़ते हैं। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। बीज धुली में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। तब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपके सपने हैं इनके पंख मत काटो, यानी कि इन्हें छोड़ो मत। पंख काटने का मतलब यहाँ पर है कि जैसे आप आपने कोई सपना देखा या आपकी कोई इच्छा है कि मुझे ये बनना है या ये करना है, तो उन्हें बीच में छोड़ो मत, उन्हें उनको पाने के लिए प्रयास करते रहो। उनकी गति मत बांधो, वो जैसे चल रहे हैं उसके लिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रयास हमेशा करते रहना, छोड़ नहीं देना उसे। सौरभ यानी कि जो सुगंध होती है, जब वो एक बार आकाश में उड़ जाती है, नभ नभ मतलब आकाश, सौरभ सुगंध खुशबू, खुशबू जब एक बार आकाश में चली जाती है, क्या वो फिर कभी लौट कर आती है? नहीं आती है। इसी प्रकार जब कोई बीज है, धूली यानी कि धूल में जब वो गिर जाता है, तो जो वह नभ में कब उड़ पाता है, तो क्या वो फिर जो है नभ में यानी कि फिर से क्या वो अंकुरित हो पाता है, उस बीज से कभी पेड़ बनेगा? अगर वो धूल में गिरा है तो उसका पेड़ नहीं बनता, उसे जो है धरती में अच्छे से अंकुरित करने के लिए डालना पड़ता है, अच्छे से दबाना पड़ता है। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है। सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़कर आंखों में आता है। अग्नि यानी कि जो आग होती है वो हमेशा कहाँ रहती है? धरती पर रहती है। धूम यानी कि धुआं, और धुआं ऊपर जाकर आगान जो गगन है, आकाश है, उसमें जाकर क्या होता है? मंडराता रहता है और थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। तो सपनों में भी दोनों ही चीज़ें हैं। तो आग की तरह इसे हमेशा आगे बढ़ने दो ताकि आप जो अपने सपनों को पूरा कर पाए। यहाँ पर एक तरह से एक ही वो बोल रहे हैं कि अपने सपनों को छोड़ना नहीं है, उनके लिए हमेशा प्रयास करने रहते हैं। और ये क्या करता है? उड़कर अपनी आपकी आंखों में आ जाते हैं, यानी कि आपने जो सपना देखा है, अपने लिए जो चीज़ें सोची हैं वो करने के लिए। इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। आरोहण मतलब जो आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है वो, अवरोहण डिसेंडिंग ऑर्डर कि यानी कि ये कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, तो इसको रोको मत। जैसे ये चल रहा है, कभी आप बहुत अच्छे से इसकी तरफ चलेंगे, कई बार ऐसी चीज़ें होंगी कि शायद आप वो सपने की तरफ आपको ये हो जाए कि मैं नहीं कर सकता, तो ऐसे भी होगा, कभी ऐसे ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। तो इसे मत बांधो, इसे मत रोको, जैसे ये चल रहा है इसे चलने दो, बस तुम इसके लिए प्रयास करते रहो। मुक्त गगन में विचरण करिए, तारों में फिर मिल जाएगा। मेघों से रंग ओ किरणों से, दीप्ति लिए भू पर आएगा। तो मुक्त गगन यानी कि जो खुला आसमान है, आकाश है, इसमें विचरण घूमता हुआ ये लास्ट में जाकर क्या करेगा? तारों में मिल जाएगा, तारों के साथ मिल जाएगा। और फिर वहाँ से मेघों से रंग लेकर, जो बादल हैं उनसे रंग लेकर, और सूरज की किरणों से दीप्ति यानी कि प्रकाश लेकर, ठीक है, थोड़ा सा उजाला लेकर वापस ये भूमि पर जो है, धरती पर फिर से आ जाएगा। स्वर्ग बनाने पर का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। और फिर से जो है कि किस तरह से आप भूमि को कोई अच्छा सा काम कर सकते हैं, फिर से इस भूमि को कितना अच्छा बना सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं, ये शिल्प, ये काम जो है वो फिर से सिखाएगा। नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो, इसको ऊपर जाने से मत रोको, इसे छोड़ दो, जाने दो ये जहाँ तक जा रहा है। यानी कि यहाँ आपके सपनों की बात हो रही है कि आप जितना सोच सकते हो उतना सोचो, जितना आप आगे जा सकते हो उतना जाओ, और उसके लिए मेहनत करो, उसे बांधो मत कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आप पा सकते हैं। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। तो ये जो आपके सपने हैं या जो भी है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उनको बांधो मत, उन्हें काटो मत कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। ऐसे मत करो, जैसा सोच रहे हो। गति मतलब कभी आप थोड़ी मेहनत करो, कभी थोड़ी ज़्यादा करो, तो इसकी गति ऐसे ही चलती रहेगी, इसे आपको छोड़ना नहीं है, बांधना नहीं है। और ये कविता लिखी है महादेवी वर्मा जी ने। अब कवि का परिचय है। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र से ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। बच्चों के लिए उन्होंने 12 मासा, आज खरीदेंगे हम जवाला, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी जैसी अनेक कविताएं लिखी हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने भावपूर्ण गद्य, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं तथा पथ के साथी की भी रचना की। उनके द्वारा लिखे गद्य के चरित्र पाठकों को याद रह जाने वाले होते हैं, यानी कि मतलब इतने अच्छे लिखे हैं कि अगर एक बार कोई पढ़ ले तो सारे उनको याद रहते कि हाँ इन्होंने ये चैप्टर में या ये जो कविता लिखी थी या कहानी लिखी थी इसमें इसके बारे में बताया था। निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत और दीपशिखा उनके चर्चित कविता संग्रह हैं।
उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न महादेवी वर्मा एक चित्रकार भी थी। कविता से हमें क्या शिक्षा मिली, यहाँ पर हमें क्या पढ़ने को मिला? तो कविता मत बांधो में महादेवी वर्मा कहती हैं कि हमें अपने सपनों को रोकना नहीं चाहिए। जैसे पक्षी आकाश में स्वतंत्र उड़ता है, वैसे ही सपनों को भी स्वतंत्रता देनी चाहिए। सपने हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और नई सोच देते हैं। अगर हम सपनों को बांधेंगे या उनकी उड़ान रोकेंगे तो वे कभी पूरे नहीं होंगे। यह कविता हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों को खुलकर जीने देना चाहिए, उनकी गति को नहीं रोकना चाहिए, ताकि वे हमें बेहतर इंसान बनने और कुछ नया करने की प्रेरणा दे सकें। अब आते हैं शब्दार्थ। पंख काटना, उड़ने या आगे बढ़ने की क्षमता छीन लेना। गति बांधना, गति या स्वतंत्रता को रोकना। नभ, आकाश। बीज, पौधे का अंकुरण, प्रारंभ होने वाला अंश। धूलि, मिट्टी या धूल। अग्नि, आग। धरती, पृथ्वी। धूम, धुआं। गगन, आकाश। मंडराना, ऊपर घूमना या चक्कर लगाना। आरोहण, ऊपर चढ़ना। अवरोहण, नीचे उतरना। मुक्त, स्वतंत्र या आज़ाद। विचरण, घूमना या चलना। तारे, आकाश में चमकने वाले तारे। मेघ, बादल। किरण, सूरज की रोशनी। दीप्ति, चमक या प्रकाश। शिल्प, कला, निर्माण का तरीका। सिखलाना, सिखाने का तरीका। स्वर्ग, सुंदर या सुखद स्थान। इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सामने आपको स्टार बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इनमें से कविता का मुख्य भाव किसे समझते हैं? तो जो भी आपको सही लगेगा, जैसे सपनों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए और सपने देखना अच्छी बात है। इस कविता मत बांधो का मुख्य भाव यह है कि सपनों को आज़ाद छोड़ना चाहिए ताकि वे हमें नई प्रेरणा और ऊंचाइयों तक ले जाएं। सपने केवल कल्पनाएं नहीं, बल्कि वे हमें कुछ नया करने की ताकत देते हैं। कविता कहती है कि सपनों को रोकना नहीं चाहिए, इसलिए सपनों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए और सपने देखना अच्छी बात है। मत बांधो कविता किसकी स्वतंत्रता की बात करती है? तो किसकी है? सपनों की। महादेवी वर्मा बार बार सपनों की आज़ादी की बात करती हैं। वे कहती हैं, सपनों के पंख न काटो, उनकी गति न रोको। इसीलिए सही उत्तर क्या रहेगा? सपनों के। इन सपनों के पंख न काटो। इस पंक्ति में पंख होने की कल्पना किससे की गई है? इसमें किससे है? इससे आपको नई प्रेरणाएं, नया करने की प्रेरणा मिलेगी। सपने जो हैं सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके यहाँ पर दोनों आंसर रहेंगे और कई जगह पर आपको ये आंसर भी मिल सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये दो हैं। सपने जीवन में नई प्रेरणा देते हैं और सपने सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और सपने पंखों की तरह उड़ान भरमन भी करवाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है इसका। सपनों को पंखों से जोड़ा गया क्योंकि पंख पक्षियों को उड़ने में मदद करते हैं। ठीक वैसे ही सपने हमें जीवन में ऊंचा उठने, नई प्रेरणा लेने और नई जगहों तक पहुंचने में मदद करते हैं। सपने हमें कुछ नया करने की ताकत देते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। स्वर्ग बनाने पर फिर कोई शिल्प। पंक्ति में जो स्वर्ग है उससे क्या मतलब है? जहाँ सब लोग परस्पर सहयोग और सद्भाव से रहें या हों और जहाँ सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हों। ये वाला जो है सही रहेगा। स्वर्ग का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ लोग एक दूसरे के साथ प्यार, सहयोग और अच्छे भाव से रहें। सपने हमें ऐसी दुनिया बनाने की प्रेरणा देते हैं जहाँ सभी एक दूसरे की मदद करें और संवेदनशील हों। यदि बीज धूल में गिर जाए तो क्या होता है? चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या है कि उसकी उड़ान रुक जाती है और वैसे वो क्या होगा, बढ़कर पौधा बन जाता है। कविता में कहा गया है कि अगर बीज जो है मिट्टी में मिल जाएगा तो उसकी उड़ान जो है रुक जाएगी, यानी कि वो बड़ा पौधा बनकर बड़ा पौधा नहीं, पेड़ नहीं बन पाएगा। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने। अब जैसे हमने अलग अलग जो है ऑप्शन चूज किए, स्टार लगाए, तो वैसे आपके दोस्तों ने अलग अलग चुने होंगे। तो क्यों? सपनों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए, पहले वाले का इसलिए सही है क्योंकि कविता मत बांधो कहती है कि सपनों को रोकने से उनकी सुंदरता और शक्ति खत्म हो जाती है। सपनों को आज़ाद छोड़ने से वे हमें प्रेरणा देते हैं और जीवन को बेहतर बनाते हैं। सपने देखना अच्छी बात है, इसलिए सही है क्योंकि सपने हमें नई उम्मीद और कुछ नया करने की ताकत देते हैं, जैसे कि कविता में बताया। सपनों की स्वतंत्रता इसलिए सही है क्योंकि कविता बार बार कहती है कि सपनों के पंख न काटो, उनकी गति न रोको ताकि वो ऊंचाइयों तक बढ़ सके। सपने जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। सपने जो है ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और पंखों की तरह उड़ान भरमण करवाते हैं, यानी कि घुमाते हैं, इधर उधर नई नई चीज़ें दिखाते हैं।
सो इसलिए सही है क्योंकि कविता में सपनों को पंखों से जोड़ा गया, जो हमें ऊंचा उठने और नई राह दिखाने का प्रतीक है। जहाँ परस्पर सहयोग एवं सद्भाव हो, जहाँ सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए सही है क्योंकि कविता में स्वर्ग का मतलब ऐसी दुनिया है जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करें और प्यार से रहें। अब बीज जो है धूल में गिरकर क्या होता है, पौधा बन सकता है, लेकिन अगर वो गिरेगा ही नहीं या फिर अगर वो गिर गया तो कभी ऊंचाई तक उड़ नहीं पाएगा। ठीक है, ये इसलिए सही है क्योंकि अगर बीज को मिट्टी में गिरने से रोका जाए तो वो पेड़ नहीं बन सकता है, और बीज को आज़ादी देने के लिए वह बड़ा हो सकता है, जैसे सपनों को। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए और इनका आपको क्या अर्थ समझ आया वो बताना है। सौरभ उड़ जाता नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है, बीज धूलि से गिर जाता तो वह नभ में कब उड़ पाता है। सो इस पंक्ति में बताया गया कि खुशबू जब हवा में, सौरभ का मतलब क्या होता है खुशबू, जब हवा में उड़ जाती है तो वह वापस नहीं आती, और बीज अगर मिट्टी में गिर जाता है तभी वह पेड़ बन पाता है। यानी कुछ चीज़ें अपनी जगह पर रहकर ही सही काम कर पाती हैं। सपनों को भी अपनी जगह और आज़ादी चाहिए ताकि वे सफल हो सकें। मुक्त गगन में विचरण करी है, तारों से फिर मिल जाएगा, मेघों से रंग किरण से दीप्ति लिए भू पर आएगा। सो इस पंक्ति का मतलब है कि सपने जो है खुले आसमान में उड़ते हैं, बादलों और तारों के बीच घूमते हैं, वे बादलों से रंग और सूरज की किरणें से चमक कर फिर धरती पर लौटते हैं। यानी सपने हमें नई ऊर्जा और सुंदरता देते हैं जो हमारे जीवन को रोशन करती हैं। मिलकर करें मिलान। यहाँ पर आपको दो जो है कॉलम दिए हैं, कॉलम एक में पंक्तियाँ दी हैं और दो में क्या है उनका अर्थ दिया है, भाव दिया है, तो आपको इनको मिलाना है। जैसे इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। तो इसका है कि किसी पक्षी के पंख काट दिए जाए तो वो उड़ नहीं सकता, वैसे ही अगर हम किसी के सपनों को बाधित कर दे, यानी कि बाधा उत्पन्न कर दे, उसमें कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दे, तो उसकी कल्पनाशीलता और संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़कर आँखों में आता है। तो सपनों के ऊपर उठने और नीचे आने दोनों विशेषताएं होती हैं। सपना विचार की तरह जन्म लेता है और फिर व्यवहार में पूरा होता है, तभी वह कल्पना से निकलकर सच्चाई बनता है। इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। तो सपनों को उठने और उसके व्यवहार में वापस आने में बाधा मत डालो, क्योंकि स्वतंत्रता ही सपनों को साकार करने की कुंजी है। नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। तो सपनों को ऊंचाइयों तक जाने से मत रोको, उन्हें धरती से बांधकर मत रखो। स्वर्ग बनाने को फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। तो रचनात्मकता और स्वतंत्र विचार समाज को सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। सोच विचार के लिए कविता को पुनः पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। कविता में मत बांधो, पंख न काटो आदि संबोधन किसके लिए हैं? सो ये संबोधन सपनों के लिए किए गए हैं। कवित्री महादेवी वर्मा हमें कह रही है कि अपने या दूसरों के सपनों को रोकना या सीमित नहीं करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अपने सपनों को डर या बाधाओं से बांध देता है तो वे पूरे नहीं हो पाते। उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता है तो हमें जो है उसके सपनों के पंख नहीं काटने चाहिए, बल्कि उसे आज़ादी देनी चाहिए। यानी कि हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं तुम नहीं कर सकते, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बल्कि हमें उसे आइडियाज़ देने चाहिए कि अगर तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, वैज्ञानिक बनना है, तो तुम्हें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तुम्हें ऐसे पढ़ना है, ये करना है और तुम बन सकते हो। तो ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि सपने आज़ाद रहकर ही फलते फूलते हैं। कविता में सपनों की गति न बांधने की बात क्यों कही गई है? सो सपनों की गति न बांधने की बात इसलिए कही गई होगी क्योंकि अगर हम सपनों को रोकते तो वे अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाते। कवित्री कहती है कि सपने जैसे पक्षी हैं जिन्हें उड़ने की आज़ादी चाहिए, अगर हम उन्हें बांध दें तो वे हमें प्रेरणा, सुंदरता या सफलता नहीं दे पाएंगे। जैसे बीज को मिट्टी में गिरने से रोकने पर वह पेड़ नहीं बनता, वैसे ही सपनों को बांधने से जीवन में कुछ नया नहीं होता है। इससे हमारा जीवन सीमित और बोरिंग रह जाता है। कविता हमें सिखाती है कि सपनों की गति रोकने से उनकी चमक और महत्व खत्म हो जाता है, इसलिए उन्हें खुलकर जीने दें। कविता में सौरभ, बीज, धुआं, अग्नि जैसे उदाहरणों के माध्यम से सपनों को इनसे भिन्न बताते हुए विशेष बताया गया है। आपकी दृष्टि से इन सब से अलग सपनों की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं? सो कविता में सौरभ यानी कि खुशबू, बीज, धुआं और अग्नि के उदाहरण से सपनों को अलग बताकर उनकी विशेषताएं दिखाई गई है, क्योंकि सपने इनसे ज़्यादा जीवंत और रचनात्मक होते हैं। तो मेरी दृष्टि में सपनों की और विशेषताएं क्या हो सकती हैं? व्यक्तिगत और अनोखे।
सपने हर इंसान के अपने होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कोई दो खुशबू या बीज एक जैसे नहीं होते, लेकिन सपने हमारी सोच और भावनाओं से बनते हैं। बदलने वाले सपने समय के साथ बदल सकते हैं या बड़े हो सकते हैं, जबकि धुआं या अग्नि एक बार जलकर खत्म हो जाते हैं। प्रेरणा देने वाले सपने हमें मेहनत करने की ताकत देते हैं और जीवन को नई दिशा दिखाते हैं, जो सौरभ या बीज जैसी चीज़ों में नहीं है। असीमित सपने किसी सीमा में नहीं बंधे हैं, वे कल्पना से शुरू होकर वास्तविकता बन सकते हैं। जैसे कोई आदमी चांद पर जाने का सपना देखता है और वैज्ञानिक बनकर उसे पूरा करता है। ये विशेषताएं सपनों को इन उदाहरणों से अलग बनाती हैं, क्योंकि सपने हमारे मन की रचना है और हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। कविता में आरोहण और अवरोहण दोनों के महत्व की बात की गई। उदाहरण देकर बताइए कि आपने आरोहण और अवरोहण को कब कब सार्थक होते देखा। कविता में आरोहण यानी कि ऊपर उठना, अवरोहण नीचे आना, दोनों को महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि सपनों में उतार चढ़ाव ही उन्हें सच्चा बनाते हैं। आरोहण से मतलब है ऊंचाई की ओर जाना और अवरोहण से नीचे आकर वास्तविकता से जुड़ना। अब आरोहण का उदाहरण, जैसे मैंने एक दोस्त को देखा जो डॉक्टर बनने का सपना देखता था। उसने मेहनत की और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। यह आरोहण था। उसने अपना सपना ऊंचा उठा और उससे प्रेरणा मिली। इससे उसकी ज़िंदगी में नई उम्मीद आई। अवरोहण, वही दोस्त पढ़ाई के दौरान असफलताओं से गुजरा, जैसे परीक्षा में कम नंबर आना, लेकिन वह नीचे आकर फिर से मेहनत करता और सीखता। इससे उसका सपना मजबूत हुआ और आज वह डॉक्टर है। सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़कर आंखों में आता है। क्या आप सहमत हैं कि सपने आंखों में लौटकर वास्तविकता बन जाते हैं? अपने अनुभव या आसपास के अनुभव से कोई उदाहरण दीजिए। हाँ, मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि सपने दोनों गतियाँ यानी कि ऊपर नीचे रखते हैं और उड़कर आंखों में लौटकर यानी कि हमारी सोच और नज़र में वास्तविकता बन जाते हैं। सबसे पहले सपने पहले कल्पना में उड़ते हैं, फिर मेहनत से हकीकत बनते हैं और फिर नई चमक देते हैं। मेरा अनुभव, जैसे मेरे एक पड़ोसी अंकल ने सपना देखा था कि वे अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करेंगे। शुरू में सपना ऊंचा उड़ा कल्पना में, लेकिन पैसे की कमी से नीचे आ गया। फिर उन्होंने मेहनत की, लोन लिया और दुकान खोली। आज वह सफल हैं और कहते हैं कि सपना उनकी आंखों में चमक बनकर लौटा, क्योंकि अब वे रोज अपनी दुकान देखकर खुश होते हैं। इससे उनका जीवन वास्तविकता में सुंदर हो गया है। कविता का शीर्षक मत बांधो है। यदि आपको इस कविता का कोई अन्य नाम देना हो तो उसे आप क्या नाम देने चाहेंगे, और आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताना है। जैसे कि मेरा नया शीर्षक, मैं इस कविता का नाम सपनों की उड़ान रखूंगा या रखूंगी। क्यों मैंने यह नाम इसलिए सोचा, क्योंकि कविता में बार बार सपनों को आज़ाद छोड़ने और उनकी उड़ान को रोकने से मना किया गया है। जैसे इन सपनों के पंख न काटो और मुक्त गगन में विचरण कर जैसी पंक्तियां हैं, जो बताती हैं कि सपने ऊंचा उड़कर हमें नई प्रेरणा और सुंदरता देते हैं। सपनों की उड़ान शीर्षक से यह साफ हो जाता है कि कविता सपनों की आज़ादी और उनकी ताकत की बात करती है। यह नाम आसान और कविता के भाव को अच्छे से दर्शाता है। अनुमान और कल्पना से, मान लीजिए आप एक नया संसार बनाना चाहते हैं। उस संसार में आप क्या क्या रखना चाहेंगे और क्या क्या नहीं, अपने उत्तर का कारण भी बताइए। क्या क्या रखने चाहेंगे? मैं अपने संसार में पेड़ पौधे, साफ हवा, स्कूल, अस्पताल और दोस्तों को रखूंगा। कारण यह है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देंगे, साफ हवा से हम स्वस्थ रहेंगे, स्कूल से पढ़ाई होगी, अस्पताल से बीमारी ठीक होगी और दोस्तों से खुशी मिलेगी। क्या क्या नहीं रखना चाहेंगे? मैं प्रदूषण, लड़ाई झगड़ा और गरीबी को नहीं रखूंगा। कारण यह है कि प्रदूषण से बीमारी होगी, लड़ाई से दुख होगा और गरीबी से लोग परेशान रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरा संसार खुशहाल हो। कविता में शिल्प और कला के महत्व की बात की गई है। कलाएं हमारे आसपास की दुनिया को सुंदर बनाती हैं। आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए कौन सी कला सीखना चाहेंगे? उससे आपका जीवन कैसे सुंदर बनेगा, तो ये आपको बताना है। कौन सी कला? जैसे मैं चित्रकला सीखना चाहूँगा। सुंदर कैसे बनेगा आपका जीवन? चित्रकला से मैं अपनी भावनाएं और अपने रंगों में दिखा सकूँगा, और सपने जो है अपने रंगों में दिखा सकूँगा। जब मैं सुंदर चित्र बनाऊंगा तो मेरी खुशी बढ़ेगी और लोग मेरी तारीफ करेंगे। इससे मेरा मन शांत और जीवन रंगीन होगा। मैं सोचता हूँ कि यह मुझे नई सोच और दोस्तों से प्यार भी देगा। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। यदि आपके पास अपने बीते हुए समय में लौटने का अवसर मिले तो आप बीते हुए समय में क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? परिवर्तन, अगर मुझे बीते समय में लौटने का मौका मिले तो मैं अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दूंगा और गलतियों को कम करूंगा। मैं अपने माता पिता से ज़्यादा बात करूंगा ताकि उन्हें दुख न हो। मैं खेल कूद में भी समय बचाऊंगा ताकि स्वस्थ रहूं। और क्यों? मैं सोचता हूं कि पढ़ाई में मेहनत से मेरा भविष्य बेहतर होगा।
माता पिता से प्यार से रिश्ते अच्छे रहेंगे और खेल से सेहत रहेगी। इससे मेरा जीवन पहले से खुशहाल होगा। बीज धूलि में गिर जाता है तो वह नभ में कब उड़ पाता है। यदि सपने बीज की तरह हों तो उन्हें उगने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ज़रूरी चीज़ें, अगर सपने बीज की तरह हैं तो उन्हें उगने के लिए मेहनत जो कि धूप का काम करेगी, लगन, पानी, धैर्य, हवा और सही मार्गदर्शन यानी कि मिट्टी की ज़रूरत होगी। क्यों? मेहनत से सपने पूरे होते हैं, लगन से हम लगातार कोशिश करते हैं, धैर्य से हम मुश्किलों को सहते हैं और मार्गदर्शन से सही दिशा मिलती है। जैसे बीज इनसे पेड़ बनता है वैसे ही सपने हकीकत बनेंगे। स्वर्ग बनाने के का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। यदि अच्छे सपनों या विचारों से स्वर्ग बनाया जा सकता है तो बुरे सपनों अथवा विचारों से क्या होता होगा। बुरे सपनों या विचारों से कैसे बचा जा सकता है। बुरे सपने का असर, बुरे सपनों या विचारों से नरक जैसी स्थिति बन सकती है। इससे लड़ाई झगड़ा, दुख और गलत काम बढ़ सकते हैं। जैसे अच्छे सपने हमें प्रेरणा देते हैं वैसे बुरे सपने हमें गलत राह पर ले जा सकते हैं। अब बचने का तरीका क्या है? बुरे सपनों से बचने के लिए हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे दोस्तों के साथ रहना चाहिए और अपने मन को शांत रखने के लिए प्रार्थना या खेल करना चाहिए। इससे हम सकारात्मक सोच अपनाएंगे और बुरे विचारों से दूर रहेंगे। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। कल्पना कीजिए कि हर किसी को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाए तो दुनिया कैसी होगी? आपके अनुसार उस दुनिया में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण होंगी? दुनिया कैसी होगी? अगर हर किसी को सपने देखने और पूरा करने की आज़ादी मिले तो दुनिया बहुत खुशहाल और रंगीन हो जाएगी। लोग वैज्ञानिक, कलाकार, डॉक्टर बनेंगे और नई चीज़ें बनाएंगे। कोई दुख या गरीबी नहीं होगी और सब एक दूसरे की मदद करेंगे। महत्वपूर्ण बातें क्या होंगी? उस दुनिया में मेहनत, प्यार, सहयोग और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होंगे। मेहनत से सपने पूरे होंगे, प्यार से रिश्ते मजबूत होंगे, सहयोग से सबकी मदद होगी और शिक्षा से नई सोच आएगी। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। आपके विचार में यह सुझाव है, आदेश है, प्रार्थना है या कुछ और है? तो ये क्या बता रहे हैं? ये जो बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या ये एक एडवाइस दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या है? यह क्या है? मेरे विचार से एक सुझाव है और थोड़ा सा आदेश, दोनों है। कवयित्री हमें सलाह दे रही है कि सपनों को आज़ाद रखें, उन्हें बांधो मत और ना ही काटो। शब्दों को यह भी लगता है कि वह गंभीरता से मानना चाहिए। वो मतलब हमें चाहती है कि हम इन बातों को मानें और अपने सपनों को जो है आज़ाद छोड़ दें। किससे कही जा रही है? तो यह बात हम सब लोगों से कही जा रही है, माता पिता, शिक्षक, दोस्त, खुद से, सबसे। इसका मतलब है कि हमें अपने और दूसरों के सपनों को रोकने से बचना चाहिए ताकि हर कोई अपने सपनों को उड़ा सके। कविता की रचना। सौरभ उड़ जाता नभ में, बीज धूलि में गिर जाता जो, अग्नि सदा धरती पर जलती। उपयुक्त पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों को पढ़ते समय हमारी आंखों के सामने कुछ चित्र उभर आते, जैसे अग्नि सदा, तो ऐसे लगता है कि जैसे आग हमारे सामने ही जल रही है। कई बार कवि अपनी बात या मुख्य भाव को समझाने या बताने के लिए उदाहरणों के माध्यम से शब्द चित्रों की लड़ी लगा देते हैं। ठीक है, शब्द बताएंगे लेकिन हम क्या होते हैं, उस शब्द से उसका चित्र बना लेते हैं, फोटो बना लेते हैं कि ये चीज़ इसकी बात कर रहे हैं, जिससे कविता में विशेष प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इस कविता में भी ऐसी अनेक विशेषताएं छिपी हैं। अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। हमने अपने समूह के साथ कविता मत बांधो की विशेषता की जो सूची बनाई है, प्रकृति के उदाहरण लिए गए हैं। कविता में सौरभ यानी कि खुशबू, बीज, अग्नि और धुआं जैसी प्रकृति के उदाहरण हैं जो सपनों को समझाने में मदद करते हैं। जैसे सौरभ उड़ जाता है नभ में से हम खुशबू की उड़ान को चित्र देखते हैं। सपनों की आज़ादी। कविता बार बार सपनों को रोकने से मना करती है, जैसे इन सपनों के पंख न काटो, जो सपनों की स्वतंत्रता को दिखाता है। शब्द चित्र। पंक्तियाँ जैसे बीज धूलि में गिर जाता जो, तो हम बीज के पेड़ बनने का दृश्य सोच सकते हैं जो कविता को खूबसूरत बनाता है। प्रश्नात्मक शैली। फिर वह लौट कहाँ आता है, जैसे सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कवित्री हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। उत्साह और प्रेरणा। स्वर्ग बनाने का शिल्प, जैसे शब्द हमें नई ऊर्जा और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं कि अच्छे काम करेंगे तो सब सही हो जाएगा। ऐसी सूची को आप जो अपनी क्लास में बता सकते हैं और कविता में जो भी भावनाएं हैं वो समझा सकते हैं। नीचे इन कविताओं की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिसमें ये विशेषताएं सम्मिलित हैं, तो आपको करना है इनका मिलान। एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग है, जैसे कि आरोहण और अवरोहण।
एक ही शब्द का बार बार प्रयोग है, इन सपनों के पंख न काटो, तो बार बार इसका यूज आता है। समानार्थी शब्दों का प्रयोग, दीप्ति लिए भू पर गया, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा, तो भू और भूमि क्या है, समानार्थी शब्द, सेम मतलब है। प्रश्न पूछा गया है तो वह नभ में कब उड़ पाता है, ठीक है। संबोधन का प्रयोग किया गया तो कहाँ पर है, नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। तो जब संबोधन होता है तो ये वाला साइन आता है, एक्सक्लेमेटरी साइन जिसे आप बोलते हैं। सपने को मनुष्य की तरह चित्रित किया गया है तो स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा, यानी कि सपना वापस आएगा और फिर से बताएगी कि भूमि को हम कैसे कितना अच्छा बना सकते हैं। शब्दों की बात, इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। उपयुक्त पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो, आरोहण अवरोहण, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट वर्ड्स हैं। आरोहण का अर्थ होता है नीचे से ऊपर जाना और या चढ़ना, और अवरोहण का होता है ऊपर से नीचे आना या उतरना। तो नीचे दिए गए रिक्त स्थान में आरोहण और अवरोहण का उपयुक्त करना है आपको, मतलब बताना है। पर्वतारोही ने 20 दिन तक पर्वत पर क्या किया, पर्वत पर तो क्या करते, चढ़ते हैं, यानी कि आरोहण किया। नदियाँ विशाल पर्वत से, अब नदी जो है पर्वत से क्या होती है, निकलकर नीचे आती है, ठीक है, तो अवरोहण हुआ। अंक गणित में बड़ी संख्या से छोटी संख्या, यानी कि बड़े नंबर से, जैसे 23, 12, 10, 5, छोटी संख्या तक आते हो तो इसे क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, हिंदी में बोलते हैं अवरोहण क्रम। अपने सार्थक वाक्य, मैंने पहाड़ पर आरोहण किया, यानी कि पहाड़ पर चढ़े और ऊपर से बहुत सुंदर दृश्य देखा। सूरज की किरणें आकाश से नीचे आती हैं, अवरोहण करती हैं और धरती को रोशन करती हैं। मेरे दोस्त ने सीढ़ियों से आरोहण करके छत पर, यानी कि सीढ़ियों से ऊपर जाकर छत पर झंडा फहराया। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। वह नभ में कब उड़ पाता, धूम गगन में मंडराता है, ठीक है। नभ और गगन दोनों ही किसके हैं, आकाश के समानार्थी शब्द हैं, यानी कि आकाश ही इनका मतलब है। नभ गगन समान अर्थ वाले शब्द, रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्दों को प्रयोग करते हुए नई पंक्तियां बनानी है। और देखिए कि पंक्तियों में लय बनाने के लिए किन परिवर्तनों की आवश्यकता है। जैसे समानार्थी शब्द हो सकते हैं आकाश और व्योम, वह आकाश में कब उड़ पाता, धूम व्योम में मंडराता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पर क्या था पहले, गगन में, ठीक है, गगन की जगह व्योम यूज़ किया और नभ की जगह आकाश का यूज़ किया है। परिवर्तन की ज़रूरत, लय बनाने के लिए शब्दों की लंबाई और ध्वनि पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे आकाश और व्योम, नभ और गगन के साथ जोड़ा, ठीक है। लेकिन अगर पंक्ति लंबी लगे तो बीच में और या जैसे जैसे शब्द भी बीच में जोड़े जाते हैं, जैसे कि वह आकाश में और उड़ पाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मूल लय को बनाए रखा गया है। कविता में मत शब्द के साथ बांधो, काटो क्रिया लगाई गई हैं। आप मत के साथ कौन कौन सी क्रियाएं लगाएंगे, जैसे कि मत डरो, मत रुको, मत छोड़ो, मत हारो और मत भूलो। ये सभी क्रियाएं हमें सकारात्मक सोच मतलब पॉजिटिव की तरफ लेकर जा रही है, नेगेटिव की तरफ नहीं, और मेहनत करने की प्रेरणा देती है। जैसे मत डरो से डर छोड़ने का हौसला मिलता है, मत रुको से आगे बढ़ने की ताकत मिलती है, जो कविता के सपनों को आज़ाद रखने के भाव से मेल खाती है। आपकी भाषा में बांधने के लिए और कौन कौन सी क्रियाएं हैं, अपने समूह में चर्चा कीजिए। बांधने के लिए क्या क्या होता है, जैसे बांधना, जोड़ना, रस्सी से बांधना, कसना, टाई करना। वाक्य, मैंने गाय को रस्सी से बांधा ताकि वह न भागे। उसने 2 डोरियां जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाई। पेड़ की डाल को कसकर बांधा ताकि वह टूटे नहीं। मेरे भाई ने अपने जूतों की डोर टाई की या बांध ली। हमने तंबू को पत्थर से बांधा ताकि वो हवा उसे उड़ा न ले। मत शब्द को उलट कर लिखने के बाद क्या बनता है, तम, और तम का अर्थ होता है अंधेरा। कविता में कुछ ऐसे शब्द छांटिए जिनके उल्टे लिखने पर उसका कोई ना कोई अर्थ बन रहा है। जैसे धरती, उल्टा करेंगे तो तिरत, इसका कोई अर्थ नहीं है। नभ, नभ का हो गया भन, इसका भी नहीं है। खनभ का भी नहीं है, इसका भी नहीं है। सो निष्कर्ष है, कविता में ज़्यादा शब्द ऐसे नहीं हैं जिनको उल्टे तो कोई, सिर्फ मत और तम ही एक ऐसा है जिससे कर सकते हैं। समूह में चर्चा करके पता लगा कि उलटने के बाद शब्द वाले मतलब जिनका अर्थ बने वो बहुत कम होते हैं। जैसे राम, राम का उल्टा क्या हो जाएगा, मार, ठीक है, अर्थात मारना, लेकिन कविता पर यह लागू नहीं होता है। काल परिवर्तन, अब काल का मतलब क्या होता है, समय। सो सौरभ उड़ जाता है नभ में। उपयुक्त पंक्ति को ध्यान से देखिए। इस पंक्ति की क्रिया जाता है से पता चलता है कि यह वर्तमान काल में लिखी गई है। यदि हम इसी पंक्ति को भूतकाल और भविष्य काल में लिखें
तो यह निम्नलिखित प्रकार से लिखी जाएगी। जैसे भूतकाल में सौरभ उड़ गया है नभ में, या फिर भविष्य में लिखेंगे तो उड़ जाएगा, अभी नहीं उड़ा है, आगे उड़ेगा। कविता में वर्तमान काल में लिखी गई ऐसी अनेक पंक्तियां आई हैं, उन पंक्तियों को कविता में से ढूंढकर भूतकाल और भविष्यकाल में लिखो। जैसे हमने कविता मत बांधो को ध्यान से पढ़ा और देखो, जैसे पहली है सौरभ उड़ जाता नभ में, तो एक तो इसका ये हो गया भविष्यकाल भूतकाल। दूसरी है बीज धुली में गिर जाता जो, तो बीज धुली में गिर गया, ऑलरेडी गिर चुका है, और बीज धुली में गिर जाएगा जो। आगे है अग्नि सदा धरती पर जलती, ठीक है, अग्नि सदा धरती पर जली और अग्नि सदा धरती पर जलेगी। उसके बाद है धूम गगन में मंडराता है, धूम गगन में मंडराया है और धूम गगन में मंडराएगा। मुक्त गगन में विचरण करी है, तारों में फिल्म मिल जाएगा। सो मुक्त गगन में विचरण करी है, तारों में फिल्म मिल गया या फिर मिलेगा। आगे है मेघों से रंग ओ किरण से दीप्ति लिए भूमि पर आएगा। सो भू पर आया और आएगा, सिर्फ लास्ट में चेंज होगा, वहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा। सो हमने कविता में वर्तमान काल की पंक्तियाँ चुनी जहाँ क्रिया जैसे जाता है, गिर जाता, जलती, मंडराता है आदि, और इनका भूतकाल क्या बना, गया, गिर गया, जली, और भविष्य में जाएगा या गिर जाएगा या जलेगी, ठीक है, गी आएगा। जैसे रूपों में बदला, इससे कविता का समय बदल गया लेकिन भाव तो वही है। वही बताया गया कि सपनों को खुला छोड़ दो, रोको मत उन्हें। हमें ध्यान रखना चाहिए शब्दों की लय बनी रहे। शब्दकोश से स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प, तो शब्दकोश के अनुसार शिल्प शब्द में निम्नलिखित अर्थ है। हाथ से कोई चीज़ बनाकर तैयार करना, जैसे दस्तकारी, कारीगर या हुनर, जैसे बर्तन बनाना, कपड़े सिलना, गहने गढ़ना आदि। कला संबंधी व्यवसाय है, दक्षता, कौशल, निर्माण, सर्जन, सृष्टि, रचना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब शब्दकोश से शिल्प शब्द से जुड़े बहुत सारे शब्दों की खोज कीजिए, जैसे शिल्पकार, शिल्पी, शिल्पजीवी, शिल्पकारक, शिल्पिक, शिल्पकारी, शिल्पकला, शिल्प कौशल, शिल्पग्रह, शिल्पगेह, शिल्प विद्या, शिल्पशाला। अब ये सारे अर्थ जो हैं, अब ये जो हैं शिल्प से जुड़े शब्दों के अर्थ, इनका मतलब होता है वह व्यक्ति जो कारीगर, हुनर या कला का काम करता है, जैसे मूर्ति बनाने वाला, बर्तन बनाने वाला, चित्र या फिर कोई भी कारीगर। मूर्तिकार एक शिल्पकार है जो पत्थर से सुंदर मूर्तियाँ बनाता है। शिल्पकला यह वह कला जिससे हाथ से सुंदर और उपयोगी चीज़ें बनाई जाती, जैसे मूर्तिकला, चित्रकला, कढ़ाई या बुनाई। शिल्प कला में मिट्टी के बर्तन बनाना एक सुंदर कला है। शिल्प कौशल किसी कला या काम में विशेष निपुणता, दक्षता या कौशल। कारीगर का शिल्प कौशल देखकर लोग उसकी तारीफ करते हैं। शिल्प गृह या शिल्प गेह वह स्थान या घर जहाँ शिल्प का काम होता है, जैसे कारीगर का कार्यस्थल। उदाहरण, शिल्प गृह से कारीगर मिट्टी के दिए बनाता है। शिल्प विद्या शिल्प या कला से संबंधित ज्ञान या शिक्षा प्राप्त करना, तो शिल्प विद्या सीखने से उसने कला स्कूल में दाखिला लिया सीखने के लिए। शिल्पशाला या शिल्पालय यह वह जगह जहाँ शिल्प का काम सिखाया जाता है या किया जाता है, जैसे कार्यशाला होती है। तो शिल्पशाला में लोग मूर्तियाँ और हस्तकला की चीज़ें बनाना सीखते हैं। पाठ के आगे आपकी बात, कविता में गति को न बांधने की बात की गई। आप बांधने का प्रयोग किन किन स्थितियों में करते हैं? सो बांधने का प्रयोग जैसे गांठ बांधना, रस्सी से गांठ बांधना या कपड़े को बांधना, पशुओं को बांधने के लिए होता है, बाल बांधने के लिए करते हैं, राखी बांधने के लिए करते हैं, पट्टी बांधना या सपनों को बांधना, इन सब में हम करते हैं। स्वर्ग शब्द से अर्थ है सुखद स्थान, अर्थात वह स्थान जहाँ सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की अनुभूति हो। अपने घर, आस पड़ोस और विद्यालय को सुखद स्थान बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, तो उनकी सूची बनानी है। सो घर के लिए घर को साफ सुथरा रखना, परिवार के साथ मिलकर समय बिताना, हंसी खुशी का माहौल बनाना, छोटे छोटे पौधे लगाकर घर को हरा भरा करना, सभी के साथ प्यार और सम्मान से बात करना। आस पड़ोस के लिए पड़ोसियों की मदद करना, जैसे ज़रूरत पड़ने पर सामान लाना, मोहल्ले में साफ़ सफाई के लिए सबको प्रेरित करना, त्योहारों पर एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटना, झगड़े से बचना और शांति बनाए रखना। विद्यालय को कैसे आप अच्छा जगह बना सकते हैं? स्कूल में साफ़ सफाई रखना और कूड़ा न फैलाना, दोस्तों और शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार करना, स्कूल में पेड़ पौधे लगाने में मदद करना, सभी को मिलकर खेलने और पढ़ने का मौका देना। कविता में सपनों की बात की गई। आपका कौन सा सपना ऐसा है जो यदि सच हो जाए तो आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं, या वो सपने की वजह से दूसरों की हेल्प हो सकती है? सो मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बन सकूं।
अगर ये सपना सच हो गया तो मैं गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का मुफ्त में इलाज करूंगा। मैं गांव में मेडिकल कैंप लगाऊंगा जहां लोगों की मुफ्त दवाइयाँ और स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी। इससे कई लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और खुशी मिलेगी। चर्चा परिचर्चा। सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़कर आंखों में आता है। किसी एक केस द्वारा देखा गया सपना बहुत से लोगों का भी सपना बन जाता है। अब जैसे कई बार ये होता है ना, किसी को देखकर उसका कभी किसी ने सोचा होगा कि मैं ये काम करूंगा या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो उसको देखकर जब वो डॉक्टर बना होगा तो जो बाकी छोटे बच्चे होंगे या जो उन्हें देखते होंगे तो उन्हें भी लगेगा कि अगर ये बन गए तो हम भी बन सकते हैं। तो एक का सपना दूसरों का भी बन सकता है। सो वो कैसे हो सकता है? जैसे स्वच्छ भारत का सपना, मैं चाहता हूँ मेरा गाँव या शहर पूरी तरह साफ और हरा भरा हो। इसके लिए मैं अपने दोस्तों, पड़ोसियों, स्कूल के साथियों को जोड़कर साफ सफाई अभियान चलाऊंगा और हम मिलकर कूड़ा हटाएंगे और पेड़ लगाएंगे। शिक्षा का सपना, मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। इसके लिए मैं अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मिलकर गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें और पढ़ाई की सुविधा देने का काम करूंगा। गरीबी हटाने का सपना, मैं चाहता हूं कि कोई भूखा न रहे। इसके लिए मैं अपने साथियों के साथ मिलकर ज़रूरतमंद लोगों को खाना और कपड़े बांटने का काम करूंगा। इन सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपने दोस्तों, परिवार और समाज के लोगों को प्रेरित करूंगा ताकि हम सब लोग मिलकर एक बेहतर समाज बना सकें। सृजन। विचार चिन्ह का फेरबदल, तो सॉरी विराम चिन्ह का, जैसे रोको मत जाने दो, दूसरा है रोको मत जाने दो। लेखन में विराम चिन्ह का विशेष महत्व होता है। विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्य या पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो जाता है और परिवर्तित भी हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो में है, रोको मत के बाद अल्प विराम है, जिसका अर्थ होता है कि बिना रोके जाने दिया गया। वहीं रोको मत जाने दो का मतलब है, अब रोको के बाद लगा दिया कि उसे रोक लो, जाने नहीं देना है। अब नीचे कुछ चित्र है, आप किन चित्रों के लिए रोको मत जाने दो लगाओगे और किन को जो है रोको मत जाने दो लगाओगे। ठीक है, अब ये सारे देखो बहुत सारे पिक्चर यहाँ दे हैं, तुम मत जाओ, इस तरह के हैं। तो पहले में हम क्या करेंगे, बच्चे सड़क पार कर रहे हैं और कार रुकी हुई है, तो हम क्या करेंगे, रोको मत जाने दो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर गाड़ी रुकी है तो वो आराम से और यहाँ से जाएंगे तो वो इजीली जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ रुकने का आदेश नहीं है, इसका मतलब है रोको नहीं, आगे जाना है। आदमी एक बोर्ड साइन पढ़ रहा है जिस पे लिखा यह अक्षेत्र, तो यहाँ पर क्या करना है, रोको मत जाने दो, यानी कि वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। परिवार सैनिक का स्वागत कर रहा है, या फिर उन्हें शायद वो जा रहा होगा तो उसमें क्या नहीं, रोको मत जाने दो। सो रोको के बाद अल्पविराम लगाया गया है, तो यह रोकने का आदेश है जो सैनिक परिवार से जुड़ा हुआ भाव दर्शाता है। मतदान केंद्र के बाहर लोग खड़े हैं तो उसमें क्या होगा, उन्हें रोकना नहीं है, जाने दो, क्योंकि वो मतदान करने आए हैं। ट्रैफिक पुलिस गाड़ी को रोक रहा है तो क्या कर रहा है, रुकना है, जाने नहीं देना है। ठीक है, अंधा व्यक्ति बच्चे के साथ सड़क पार कर रहा है तो उसे रोकना नहीं है, जाने देना। रोको मत साथ में है और आगे बढ़ने उसके बाद जाने दो अलग है। कविता आगे बढ़ाए, नीचे दी गई पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए अपनी एक कविता तैयार किए। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति न बांधो। आगे, जैसे नदियां बहती हैं मुक्त, सागर तक पहुंचने को रुक। सभी सपने भी तो नदियां जैसे उड़ते हैं मन के आकाश में ऐसे। ठीक है, आप कोई भी कैसी भी कविता बना सकते हैं, ये जो है वैसे आप देख सकते हैं। रोक न इनकी राह सुहानी, इनके बस्ती है जिनकानी। हर सपना लाता है रंग नया, दिल में जगाता है उमंग नया। छू लेगा यह तारों का मेला, जब उड़ेगा खुला सा झमेला। इन सपनों को दे दो उड़ान, बन जाए ये जीवन का सम्मान। धरती से उड़कर गगन तक जाएं, हर दिल में नई रोशनी लाएं। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। नेक्स्ट है खोया पाया। मान लीजिए आपका सपना कहीं खो गया है, उसके खो जाने की रिपोर्ट तैयार करें। आपके स्कूल प्रशासन को यह रिपोर्ट भेजनी है और स्कूल के प्रशासन के लिए एक पत्र लिखना है। सो पत्र में क्या लिखेंगे, प्रधानाध्यापक महोदय, स्कूल का नाम, पता। अब क्या है आपका विषय, खोए हुए सपने की रिपोर्ट। माननीय महोदय, सादर नमस्ते, मैं अपना नाम लिखेंगे, कक्षा जो भी आपकी क्लास है वो का विद्यार्थी हूँ। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सपना खो गया है। यह सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनकर गरीब लोगों की मुफ्त में मदद करूँगा। अब सपने का विवरण, क्या खोया, सपना क्या था, डॉक्टर बनने का। कब खोया, पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि यह सपना मेरे मन से कहीं खो गया है। कहाँ, शायद स्कूल के खेल के मैदान में, पुस्तकालय या कक्षा में, जहाँ मैं अक्सर समय बिताता हूँ। विशेष जानकारी, यह सपना मेरे लिए बहुत खास था। यह मुझे हमेशा प्रेरणा देता था कि मैं मेहनत करूँ और दूसरों की मदद करूँ।
मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस सपने को ढूंढने में मेरी मदद करें। अगर किसी को यह सपना मिले तो कृपया मुझे या स्कूल कार्यालय को सूचित करें। मैं अपने सपने को फिर से पाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। उसके बाद जो है आपका डेट, जिस भी तारीख को आप लिखेंगे वो आपका नाम, कक्षा, रोल नंबर। वाद विवाद। कक्षा में 5-5 विद्यार्थी जो हैं समूह बनाकर एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इसके लिए विषय है व्यक्ति को बांध सकते हैं उसकी कल्पना और विचारों को नहीं। एक समूह पक्ष में जो है विपक्ष में होगा और दूसरा पक्ष में कि कल्पना और विचारों को नहीं बांध सकते, और दूसरा बोलेगा कि उनको ही बांध सकते। इस तरह से, जैसे कि समूह एक, व्यक्ति की कल्पना और विचारों पर नियंत्रण आवश्यक है। दूसरा बोलेगा स्वतंत्र विचार और कल्पना प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा 8 के विद्यार्थी 2 जो हैं समूह बनाएंगे। समूह एक विषय के विपक्ष में और दूसरा पक्ष में। 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा। सब अपनी चीज़ें बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में अपने अपने जो उनका टॉपिक है उस पर तर्क देंगे। 1 या 2 मिनट बोलने का मौका दिया जाएगा। अब पक्ष में क्या क्या हो सकता है कि विपक्ष में व्यक्ति की कल्पना और विचारों पर नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि गलत विचार समाज में अशांति फैला सकते हैं। बिना नियंत्रण के लोग गलत कामों के बारे में सोच सकते हैं, जैसे चोरी या हिंसा। स्कूल और परिवार में बच्चों की विचारों को सही दिशा देना जरूरी है। अगर हर कोई अपनी मर्जी से सोचे तो समाज में एकता नहीं रहेगी। नियंत्रण से ही व्यक्ति सही और गलत का अंतर समझ पाता है। अब पक्ष में क्या क्या हो सकता है? कल्पना और विचारों को बांधना गलत है, क्योंकि इससे नई खोजें और प्रगति रुक जाएगी। स्वतंत्र विचारों से ही वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए, जैसे बिजली या इंटरनेट। हर व्यक्ति की कल्पना उसे खास बनाती है। उसे रोकना उसकी आज़ादी छीनना है। सपने और विचार हमें बेहतर इंसान बनाते हैं, जैसी महादेवी वर्मा ने कविता में कहा। स्वतंत्र विचार समाज को नई दिशा देते हैं और सुखद भविष्य बनाते हैं। इसी तरह से आप भी इसके पक्ष में या विपक्ष में कुछ कर सकती हैं। क्लास एक्टिविटी है एक। विद्यार्थी वाद विवाद के अनुभव को एक अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं, जैसे कि आज हमारी कक्षा में व्यक्ति को बांध सकते हैं उसकी कल्पना और विचारों को नहीं विषय पर वाद विवाद हुआ। यह बहुत मज़ेदार और ज्ञानवर्धक अनुभव था। मैं समूह 2 में था जो विषय के पक्ष में था। हमने तर्क दिया कि स्वतंत्र विचार और कल्पना से ही समाज की प्रगति होती है। दूसरे समूह विपक्ष में था। उन्होंने कहा कि विचार पर नियंत्रण जरूरी है ताकि गलत काम ना हो। दोनों समूहों ने जोरदार तर्क दिए। मुझे अपने विचार रखने में बहुत मज़ा आया और मैंने सीखा कि कैसे अपनी बात को स्पष्ट और आत्मविश्वास से कहना चाहिए। इस गतिविधि से हमें एक दूसरे के विचार समझने का मौका मिला और यह भी पता चला कि सपनों और विचारों की आज़ादी कितनी ज़रूरी है। मैं भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहूँगा। देखना, सुनना, समझना। धूम गगन में मंडराता है। सुगंध का अनुभव सूंघकर किया जाता है। धुएं को देखा जा सकता है। वायु का अनुभव स्पर्श यानी कि आप फील करते हैं उसे, और अनुभव को बोलकर भी बताया जा सकता है। जैसे कि कोई कमेंट्री कर रहा हो। जो व्यक्ति देख पाने में सक्षम नहीं है, आप उन्हें निम्नलिखित स्थितियों का अनुभव कैसे करवाएंगे? वर्षा की बूंदों का अनुभव कैसे होगा? मैं उन्हें बाहर ले जाऊंगा और बारिश की बूंदों को उनके हाथों या चेहरे पर छूने दूंगा। बारिश की आवाज़ सुनाऊंगा, जैसे छत पर टप टप की ध्वनि। मैं बोलकर बताऊंगा कि बारिश कैसे ठंडी और ताज़ा लगती है। बूंदें छोटी छोटी और ठंडी हैं, जैसे पानी के छोटे मोती। धुएं के उड़ने का अनुभव कैसे बताएंगे? मैं उन्हें धुएं की गंध सूंघने दूंगा और अगरबत्तियाँ, लकड़ी जलने की गंध। हवा में धुएं की हल्की गर्मी को उसके हाथों से छूने दूंगा। मैं बताऊंगा कि धुआं हल्का और हवा में ऊपर उठता हुआ लगता है, जैसे बादल। खेल के रोमांच का अनुभव। मैं उन्हें खेल की आवाज़ें सुनाऊंगा, जैसे दर्शक की तालियां, खिलाड़ियों की चीख पुकार। खेल के दौरान हवा में गेंद की गति को छूने दूंगा, जैसे फुटबॉल को हल्के से छूना। मैं बोलकर खेल का रोमांच बताऊंगा, जैसे गेंद तेज गति से चल रही है और अभी सभी जोर से चिल्ला रहे हैं। मुख अभिनय द्वारा कविता का भाव। तो विद्यार्थियों ने बराबर की संख्या में 2 टीम या दल बनाए। नाम रखेंगे। एक टीम का नाम है कल्पना, दूसरी आकांक्षा। कल्पना दल से एक प्रतिभागी आगे आए और मुख अभिनय यानी कि सिर्फ संकेत, ठीक है, सिर्फ एक्टिंग करेंगे, वो बोल नहीं सकते, के माध्यम से इस कविता की किसी भी पंक्ति का भाव प्रस्तुत करें। आकांक्षा दल के प्रतिभागी को पहचान कर बताना होगा कि किस पंक्ति की बात की जा रही है। पहचानने की समय सीमा भी निर्धारित होगी कि इतने टाइम पे ही आपको सही आंसर देना है। अगर सही दिया तो आपको अंक दिए जाएंगे। खेलने का तरीका, 2 टीम हो गए, दोनों अपना अपना बताएंगे।
ठीक है, एक एक टीम ली। जैसे इन सपनों के पंख ने काटो, तो पक्षी की तरह हाथ फड़फड़ा कर कि उनके पंख हैं और कैंची से काटने का इशारा करना। तो 30 सेकंड में उन्हें पहचानना होगा क्या है क्या नहीं है, और इस तरह से ये चलता रहेगा। अगर पहचान लिया तो एक नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं। आपदा प्रबंधन। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है। आग, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाएं अचानक आ जाती हैं। सही जानकारी से आपदाओं से बचा जा सकता है। कक्षा में अपने शिक्षक या के साथ चर्चा कीजिए क्या क्या करेंगे अगर अचानक आग लग जाए। तुरंत नज़दीकी जो निकास द्वार है यानी कि एग्जिट डोर है वहाँ जाएंगे। झुककर चलें ताकि धुआं सांस में ना आए। गीला कपड़ा मुंह पर रखें। चिल्लाकर दूसरों को सावधान करें। शिक्षक की मदद लें। अग्निशामक यंत्र यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो लगे होते हैं उनका यूज़ करें अगर उनके बारे में पता है तो। दूसरा, अगर बाढ़ आ जाए ऊंचे स्थान पर चले जाएं जैसे छत या पहाड़ी। बिजली के उपकरणों से दूर रहें। जरूरी सामान साथ रखें। रेडियो या फ़ोन से समाचार सुने। बचाव दल की मदद लें। बाढ़ के पानी में न चले क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। भूकंप आ जाए तो तुरंत मेज या मजबूत फर्नीचर के नीचे छिप जाएं। सिर को हाथों से ढकें। खिड़कियां और भारी सामान से दूर रहें। भूकंप रुकने तक बाहर न निकले। खुले मैदान में जाएं अगर इमारत से बाहर निकलना सुरक्षित हो तो। मैं आपदा के समय क्या करूंगा या करूंगी, एक सूची या चित्र इस पे बनाना है। भूकंप, घबराना या घबराऊंगी नहीं। तुरंत किसी मजबूत मेज या टेबल के नीचे जाएंगे। खिड़की, शीशे या ऊंची अलमारियों से दूर रहूंगा। झटके रुकने तक सुरक्षित स्थान पर, वहीं पर एक जगह जो आपको लगे सुरक्षित है वहाँ पर। आग लगने पर पास के बड़ों या शिक्षकों को बताना है। 101 जो फायर ब्रिगेड होती है उसके पास कॉल करना है। धुएं से बचने के लिए रुमाल या कपड़े से नाक को ढक लेना है और नीचे बैठना है क्योंकि धुआं क्या होता है ऊपर उठता है। लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। सीढ़ियों से बाहर जाना है अगर जगह सही है तो। बाढ़ आने पर ऊंचे स्थान पर चला जाना। बिजली के उपकरणों और स्विच से दूर रहना। पानी से चलकर चलने से बचना पानी में जब तक ज़रूरी न हो। तूफान या चक्रवात आए तो घर के अंदर सुरक्षित स्थान पर रहना। दरवाजे पर खिड़कियां बंद रखना। बैटरी वाला टॉर्च या रेडियो के पास रहना ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही हो तो पता चलती रहे। चित्र आधारित योजना। ज़रूरी नंबर पर कॉल करने हैं। खिड़कियों से दूर रहना है। सीढ़ियों से बाहर लिखना है। लिफ्ट का यूज़ नहीं करना है। टॉर्च और ज़रूरी सामान अपने हमेशा पास में रखने हैं। शिल्प। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। इस यहाँ जो है हमारे देश में हजारों वर्षों से अनगिनत शिल्प प्रचलित है यानी कि चीज़ें बनती रहती हैं। उनमें से कुछ के बारे में आप पहले से जानते होंगे और कुछ के बारे में आपको चर्चा करनी है। अब यहाँ पर दो आपको दिए गए हैं, कॉलम दिए हैं। एक शिल्पकारी है, काष्ठ शिल्प। तो ये किसका होता है इसका आपको यहाँ पर मैच करना है कि किसका होता है। तो ये लकड़ी से बनी चीज़ों का होता है। तो इसी तरह हमें सारे बताने हैं। तो काष्ठ शिल्प लकड़ी से जो बनी चीज़ें होती हैं उसके लिए। मृत्तिका शिल्प मिट्टी से बनी चीज़ों के लिए। और धातु शिल्प तांबा पीतल से जो बनी हुई चीज़ें हैं उनके लिए। कांच आ गया तो कांच से बनी चीज़ों के लिए होता है, मतलब उनसे जो चीज़ें हम बनाते हैं वो। वस्त्र शिल्प यानी कि कपड़े पे जो चीज़ें होती हैं, कपड़ों पर कढ़ाई, बुनाई, छपाई, बंदेज आदि। और कागज़ शिल्प यानी कि कागज़ पे जो चीज़ें बनती हैं। ओके, उसके बाद आता है पत्थर शिल्प। तो यानी कि पत्थर पे कुछ ना कुछ होगा, संगमरमर या अन्य पत्थर की मूर्तियाँ बनाना मंदिरों की सजावट आदि के लिए। चमड़ा। अब चमड़ा क्या होगा, यहाँ पर चमड़े के जूते, बेल्ट, बैग आदि बनाना। तो ये 8 नंबर हो जाएगा। बांस और बैत शिल्प यानी कि बांस और बैत से टोकरियाँ, कुर्सियाँ, चटाई आदि बनाना। मोती और आभूषण शिल्प। तो रंग बिरंगे मोतियों के हार, कंगन, झुमके बनाना। लाख। अब लाख क्या है, एक तरह की मटेरियल होता है जिसको पिघला कर, मतलब अगर गर्म करते हैं ना तो पिघल जाता है। उससे चूड़ियाँ वगैरह बनाई जाती है और बहुत सारी सजावटी चीज़ें। शीशा। अब शीशा क्या होता है, जो कपड़ों या सजावट की वस्तुओं में शीशे जोड़ना या जड़ाई करना। तो ये 12 हो गया। चित्रकला। तो पारंपरिक चित्रकलाओं जैसे मधुबनी, गोड़ और वर्ली आदि कलाकृति बनाना। नक्काशी। अब नक्काशी क्या होता है, लकड़ी, पत्थर या धातु पर बारीक खुदाई या डिज़ाइन करना। आप अपने विद्यालय या परिवार के साथ हस्तशिल्प से जुड़े किसी स्थान या कार्यशाला का आपको भ्रमण करना अगर कर सकते हैं तो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय हस्तशिल्प संग्रहालय के नीचे एक वेबसाइट दी गई है ये वाली। इसकी किसी के बारे में कोई भी एक हस्तशिल्प या कलाकृति जो आपको सबसे अच्छी लगे उसके बारे में देख सकते हो और उसके विषय में लिखना है। जैसे कि मैंने अपने परिवार के साथ एक हस्तशिल्प कार्यशाला का भ्रमण किया जहाँ मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। यह कार्यशाला बहुत सुंदर थी। वहाँ कारीगर मिट्टी को चौक पर घुमाकर
बर्तन दिए और मूर्तियाँ बना रहे थे। मैंने देखा कि वे मिट्टी को गीला करके उसे नरम करते हैं, फिर चौक पर उसका आकार देते हैं, चाक पर सॉरी। एक कारीगर ने मुझे चाक चलाना भी सिखाया। यह बहुत मज़ेदार था लेकिन मुश्किल भी। मैंने सीखा कि मिट्टी के बर्तन बनाने में धैर्य और कौशल चाहिए। कारीगरों ने बताया कि यह शिल्प कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। मैंने वहाँ एक छोटा मिट्टी का दिया खरीदा और यह अनुभव हमेशा मुझे याद रहेगा। राष्ट्रीय हस्तशिल्प संग्रहालय। मैंने राष्ट्रीय हस्तशिल्प संग्रहालय की वेबसाइट देखी। मुझे मधुबनी चित्रकला सबसे अच्छी लगी। ये चित्र रंग बिरंगे और बहुत सुंदर थे। इनमें प्रकृति, जानवर और गांव की ज़िंदगी को दिखाया जाता है। मुझे इस चित्र में सूरज और पक्षियों का डिज़ाइन बहुत पसंद आया क्योंकि यह रंगों से भरा था और देखकर खुशी हुई। मधुबनी कला बिहार की है और इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। यह कला हमारी संस्कृति को दिखाती है और मुझे गर्व महसूस हुआ। अभी आपने जो कविता पढ़ी वो लिखी थी महादेवी वर्मा ने। उनकी एक और कहानी है गिल्लू। इसका थोड़ा सा अंश यहाँ दिया है। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को भी मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई हो ऐसा मुझे याद नहीं है। गिल्लू इसमें अपवाद है, यानी कि वो खाता है। मैं जैसे ही खाने को कमरे में पहुंचती हूँ वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता है और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता है। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया है, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता है। काजू उसका प्रिय खाद्य है और कई दिन काजू न मिलने पर वह एक अन्य खाने की चीज़ या तो लेना बंद कर देता है या झूले के नीचे फेंक देता है। अब इस कहानी को आपको आगे पढ़ना है। आपकी पुस्तकालय में बुक मिल जाएगी। मैंने पुस्तकालय में गिल्लू कहानी पढ़ी। ये एक छोटी सी गिलहरी की कहानी है जिसका नाम उन्होंने गिल्लू रखा, महादेवी वर्मा ने। वो बहुत चंचल और प्यारा था। वह महादेवी जी की थाली से चावल खाता था और काजू उसका पसंदीदा खाना था। मेरे दोस्तों के साथ चर्चा में हमने बताया कि यह कहानी हमेशा पशु पक्षियों से प्यार करना सिखाती है। गिल्लू का महादेवी जी के साथ लगाओ हमें यह भी सिखाता कि जानवर भी परिवार की तरह हो सकते हैं और हम सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई। खोजबीन के लिए अब जो है कड़ियों के माध्यम से महादेवी की बहुत सारी वर्मा जी की जो बहुत सारी रचनाएं हैं उनको जान सकते हैं, जैसे कि उनका जीवन और लेखन हिंदी, तो ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। लिंक आपकी जो है बुक में दिए हुए हैं, वहाँ से देखकर आप उनके बारे में और भी चीज़ें जान सकते हैं। इसके साथ आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।